हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या अपन बात करें जो आपका ऑल जो करंट अफेयर्स हैं उसका निचोड़। सो स्टूडेंट्स, आज अपन बात कर रहे हैं आपका जो नाबार्ड रिपोर्ट 2020 है। और जैसा कि आप सबको पता है कि नाबार्ड जो है उसकी रिपोर्ट के जो डेटा है वही आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो डेटा आपको दिए जाएंगे या जो आपको मैं बता रहा हूँ वही डेटा आपको एग्जाम में एज इट इज़ राइट मानने हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अदर साइट्स हैं या अदर सोर्सेज हैं उनके डेटा है उनको एग्जामिनर जो है या आपके जो बोर्ड है एग्जामिनेशन के वो वैलिड नहीं मानते हैं। सो आज इस वीडियो में कंप्लीटली जो भी आपके एरिया प्रोडक्शन या वेरियस सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के जो डेटा हैं उनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, जो आपकी आने वाली एग्जाम है आपका आईबीपीएस एसओ मेंस है, इसके अलावा जो आपका एग्रीकल्चर ऑफिशियल एग्जाम है तो उसमें से जो लेटेस्ट डेटा अगर पूछे जाते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें आपका जो नाबार्ड है, आप अच्छे से जानते हैं कि नाबार्ड क्या है। आपका नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, जो आपका नाबार्ड है ये हमेशा एक रिपोर्ट सबमिट करता है और उस रिपोर्ट के जो डेटा है वही आपके वेरियस एग्जाम के लिए वैलिड माने जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो नाबार्ड है इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होना चाहिए और उसके बाद में आप जो डेटा है अलग अलग सेक्टर के जो डेटा हैं उन सभी डेटा की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में अपन यही चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके जो डेटा है उनकी। ठीक है, तो यहां पे जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो जीडीपी है या फिर आपका जो इंडिया का जो इकोनॉमी है उसमें आपका एग्रीकल्चर का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर है उसी पे आपकी नेशनल इकोनॉमी जो है वो टिकी हुई है। ठीक है, और इंडिया जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में जो फूड ग्रेन है उसका प्रोडक्शन भी करता है और इसकी कितनी मात्रा एक्सपोर्ट की जाती है। ठीक है, और कौन कौन सी कमोडिटीज हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है, ये सारा अपन इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां बात करें द ईयर 2019-20 कंक्लूडेड द सेकंड डिसाइड ऑफ द 21st century which start on a positive note on Indian economy with the growth rate of gross domestic products यानी कि जीडीपी वो आपकी 2011-12 में कितनी थी? 5.2 थी। जो आपकी पीक पे आपका सबसे ज्यादा जो जीडीपी है वो 2017-18 में 8.2 के लगभग हो गया था। ठीक है, तो यहां पे आप बात कर रहे हैं कि आपका जो जीडीपी है, जीडीपी की बात कर रहे हैं यहां पे कि आपका जीडीपी जो 2011-12 में, देखिए आपको जो डेटा पूछे जाते हैं अपने एग्जाम में देखा भी होगा कि हमेशा कंपैरिजन वाले डेटा पूछे जाते हैं कि अगर जीडीपी 2011-12 में इतनी थी तो उसका कितना परसेंट 2019-20 में या 20-21 में इंक्रीजमेंट हुआ। ठीक है, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सो यहां पे बात करने वाले हैं कि आपका जो 2011-12 में जीडीपी 5.2 थी तो वो पीक पे कब थी आपकी? 2017-18 में 8.2 हो गई थी। ठीक है, however owing the global economic slowdown and certain domestic factors the growth rate declined. Therefore the third consecutive year of the 2019-20 was mainly is account to slow increase in the 2019-20 remain 4.2। जबकि यहां पे आपका जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, कुछ आपके सर्टेन डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, इनके कारण इस ग्रोथ रेट में काफी डिक्लाइन हुआ है। और ये आपका 2019-20 में 2019-20 की अगर अपन बात करें तो ये आपका घट के कितना हो गया है? 4.2। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि आपका पीक पे कब था? 2017-18 में था और ये घट के 2019-20 में कितना हो गया है? 4.2। ठीक है, द declaration during 2019-20 was mainly on account of slow growth with stay
इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। और यहाँ पे जो डिक्लाइनमेंट देखा गया है वो इंडस्ट्री और जो सर्विस सेक्टर है उनकी ग्रोथ रेट कम होने के कारण है। ठीक है, और इसके साथ ही इसका जो इफेक्ट है आपका जो कोविड-19 का है, पेंडेमिक है, उसका भी इफेक्ट देखने को मिला है, जिसके कारण आपका जीडीपी है वो घट गया है। ठीक है, तो यहां पे आप याद रखेंगे कि आपका जो जीडीपी है वो घट के कितना हो गया है, 4.2 के लगभग हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो आपका जो 2019-20 है इसके अंतर्गत जो आपके इंडस्ट्री हैं, सर्विस हैं, वो जो आपके सेक्टर हैं वो सबसे ज्यादा जो है वो डिक्लाइन हुए हैं, या उनमें जो है देखा गया है कि लोअर रेट्स के ग्रोथ हुई है। तो ड्यूरिंग 2019-20 द इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर्स रिकॉर्डेड लोअर ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि जीवीए ग्रोथ रेट में सबसे ज्यादा क्या हुआ है, नीचे आई है। स्लो डाउन इन डोमेस्टिक डिमांड्स, ये किस कारण हुई है कि जो डोमेस्टिक डिमांड्स हैं वो घटने के कारण स्ट्रेस इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स एंड डिक्लाइन द क्रेडिट ग्रोथ हैव कंट्रीब्यूट ए स्लैगिश ग्रोथ रेट इन इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। तो इसके कारण आपका ये डिक्लाइनमेंट देखा गया है। हाउएवर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज सो कंटिन्यू रिलायंस ऑफ slowdown of GVA agriculture in sector 2019-20 increased to 4.0 from 2.4 in the previous year। जबकि यहां पे अपन आप बात कर रहे हैं जो आपका GVA है, अदर सेक्टर का क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। अदर सेक्टर का जो आपका ग्रोस वैल्यू एडेड है वो डिक्रीज हुआ है, जहां पे आपका इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की बात करें। जबकि आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर का जीवीए जो है वो 2.4 से कितना हो गया है, 4.0 हो गया है। कहने का मतलब कि आपके एग्रीकल्चर में ही ये जो आपका जीवी है, ग्रेस वैल्यू एडेड है, उसकी ग्रोथ रेट में इंक्रीजमेंट देखा गया है, जो प्रीवियस ईयर में 2.4 था और 2019-20 में 4.0 हो गया है। ओके, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है विद द साइज ऑफ इकोनॉमी एट यूएस 2.9 ट्रिलियन इन 2019, इंडिया का जो इकोनॉमी है वो यूएस जो डॉलर है 2.9 ट्रिलियन इन 2019 था, और इसके साथ ही इंडिया वर्ल्ड का जो आपकी 5th पोजीशन है, वर्ल्ड की 5th पोजीशन है आपकी इंडिया की, यानी कि वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है उन देशों में इंडिया 5वें नंबर पे है। ठीक है, यानी कि इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो वर्ल्ड में कौन से नंबर पे है, 5 नंबर पे है। ठीक है, जो आपकी इसकी जो इकोनॉमी है वो है यूएस की जो 2.9 ट्रिलियन है जो 2019 में थी, इसके साथ ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश था, यह देश है जिसकी इकोनॉमी है वो 5वें नंबर पे है। एंड एम्स टू बिकम ए यूएस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024 to 25, जबकि इसका जो टारगेट है, इसका एम ये है कि 2024-25 तक इसको यूएस 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दिया जाएगा। ठीक है, इंक्रीज एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आर इन द फोकस ऑफ टू अटेन द माइलस्टोन, और इसके लिए ये आपका जो दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमी है उसमें 5वें स्थान पे है, और उसका जो है ये रखा है कि 2.9 ट्रिलियन 2019 में था, इसको बढ़ा के यूएस डॉलर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2020-25 तक करने के लिए इसमें जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, उस पर फोकस किया गया है ताकि ये आपका इसमें इंक्रीजमेंट हो सके और दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला या सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन बजट 2019-20 की। आपका यूनियन बजट जो है 2019-20 का, ठीक है, तो इस बजट में से भी आपके काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं। सो यहां बात करने वाले हैं आपके यूनियन बजट 2019-20।
द यूनियन बजट 2019-20 वाज अनाउंस्ड इन जुलाई 2019। आपका जो यूनियन बजट है वो जुलाई 2019 में, ये याद रखेंगे, जो केंद्रीय बजट है वो कब अनाउंस्ड हुआ आपका 2019 जुलाई में, ठीक है। टोटल बजट फॉर 2019-20 वाज ये वाला 27,86,349 करोड़, एन इंक्रीज 14.09% फ्रॉम 2018-19। और ये जो बजट था वो 2018-19 जो था, 2018-19 का जो बजट था उससे 14.09% क्या था, ज्यादा था। यानी कि टोटल जो यूनियन बजट है उसको इंक्रीज करते हुए, और इंक्रीजमेंट कितना किया गया यहां पे याद रखेंगे कि उस बजट में 14% के अप्रोक्सीमेटली उसमें वृद्धि की गई। यानी 2018-19 का जो बजट था उसको बढ़ा के कितना परसेंट बढ़ा के, 14% बढ़ा के 27,86,349 करोड़ है वो कर दिया गया, जो कितना ज्यादा था आपका 14% ज्यादा था। गवर्नमेंट अनाउंस्ड इट इंटेक टू मेक इंडिया इज 5 ट्रिलियन यूएस इकोनॉमी इन द 5 ईयर। और इसका जो एम था वो ये था कि गवर्नमेंट ने ये जो बजट अनाउंस किया है वो इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो आपकी 2.4 थी, 2.9 के समथिंग थी 2019 में, उसको 2025 यानी कि आने वाले 5 साल में 5 ट्रिलियन बनाने की कोशिश के लिए किया गया। और इसके लिए द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज एलोकेटेड, बजट जो है वो आपका 1,51,518 करोड़, इतना बजट कृषि के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर। यानी टोटल बजट कौन सा हो गया आपका, यूनियन बजट ये वाला हो गया, और इसमें से लगभग 1,51,518 करोड़, ठीक है, जो आपका 140% मोर देन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन 2018-19, जो आपका 140% ज्यादा है। द राइज वॉज मेनली ड्यू टू 70,000 करोड़ अलोकेशन टू पीएम किसान विच इज अनाउंस इन द 2019-20 इन टर्म बजट। और ये आपका जो बजट बढ़ाया गया, ठीक है, ये जो आपका बजट बढ़ाया गया या जो बजट बढ़ा के दिया गया है उसमें मेनली आपका जो 70,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो स्पेशली जो आपके पीएम किसान योजना है, पीएम किसान योजना है, उसके लिए ये अनाउंस किया गया है। यानी कि इंक्रीजमेंट जो किया गया है यहां पे देख रहे हैं वो आपका 70,000 करोड़ रुपए का किसके लिए है, आपके पीएम किसान जो योजना है, मैंने आपको योजना वाले टॉपिक में उसके बारे में बता दिया है। तो यहां पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आपका जो बजट है 2019 में जुलाई में फर्स्ट बजट की बात कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट बजट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट जो यूनियन बजट था 19-20 का उसमें जुलाई में इसको अनाउंस किया गया, उसका जो इंक्रीजमेंट करके जो बजट अनाउंस किया गया है 27,86,349 करोड़ रुपए के साथ, जिसमें एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चर के लिए एलोकेटेड बजट है वो है आपका 1,51,518 करोड़ रुपए, ठीक है। और इसमें जो बढ़ा के दिया गया है वो इसलिए बढ़ा के दिया गया है कि अकेला जो पीएम किसान है उसके लिए बजट है 70,000 करोड़ रुपए का। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो आपके फिशरी सेक्टर है उसमें डेवलपमेंट करने के लिए, फिशरी सेक्टर में डेवलपमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना टू एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर गैप इन द फिशरीज सेक्टर्स। तो इसमें जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसको पूरा करने के लिए भी इस बजट में घोषणा की गई। इसके लिए 10,000 जो नए फार्मर है, जो नए फार्मर प्रोड्यूसर हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने के लिए आने वाले 5 साल में 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने की बात कही गई, ठीक है, ताकि आपके फिशरी सेक्टर में ज्यादा वृद्धि हो सके। तो आपका जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करने के लिए जो आने वाले 5 ईयर्स हैं, ठीक है, उनमें लगभग 10,000 न्यू फार्मर जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनको सेटअप करने की बात कही गई। इसमें लगभग 75,000 जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है,
जो आपके 75,000 एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आपके एग्रो इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं उनमें कंट्रीब्यूशन देते हैं, वो भी यहाँ पे लगाने की बात की या उसको भी स्किल्ड करने की बात कही गई। डेयरिंग थ्रो कोऑपरेटिव टू announced encouraged by the creating of infrastructure to cattle feed manufacturing milk processing procurement processing and marketing। इसके साथ ही बात कर रहे हैं आपका जो डेयरी सेक्टर है, आपका जो डेयरी सेक्टर है उसमें वृद्धि करने के लिए जो भी आपके कैटल फीड मैन्युफैक्चरिंग है उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिल्क प्रोसेसिंग है, प्रोक्योरमेंट है और मिल्क की मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए भी फोकस किया गया। इसके साथ ही जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग टू बी पॉपुलराइज्ड। और जैसा कि आपको पता है कि आपका जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग काफी पुराना कंसेप्ट है, 1970 के लगभग का कंसेप्ट है, लेकिन 2019-20 के जो बजट है उसमें जीरो बजट को भी प्रमोट करने की घोषणा की गई या इसके बारे में भी बात की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन बजट सेकंड 2020-21 का। टोटल बजट फॉर 2020 एंड 21 इज आपका जो बजट है वो लगभग है 30,42,230 करोड़। ठीक है, जो आपका पिछले वाला जो बजट है उससे कितना ज्यादा है 9.2। जो आपका 19-20 है उसको वापस से बढ़ा के आपका 9% उसमें वृद्धि की गई है। एलोकेशन टू एग्रीकल्चर सेक्टर और वो आपका 1,54,775 करोड़ रुपए आपके 19-20 का जो बजट है उससे बढ़ा के 20-21 का जो बजट है उसमें एग्रीकल्चर के लिए इतना बजट कर दिया गया। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपका जो पहले का जो बजट था 18-19 का है उसमें वृद्धि करके 14% वृद्धि की गई और आपका जो 19-20 से 20-21 का है उसमें लगभग 9.2 वृद्धि करके इतना बजट आपका जो यूनियन बजट है वो दिया गया है। ठीक है, जिसमें एग्रीकल्चर के लिए ये वाला बजट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर क्रेडिट। जैसा कि मैंने आपको क्रेडिट की व्यवस्था प्रणाली है उसके बारे में बता दिया है कि किसान को जो सबसे ज्यादा और सबसे कम जो आपका इंटरेस्ट रेट है उस पे जो क्रेडिट अवेलेबल करने की जो व्यवस्था इंडिया में है वो है आपका किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड, और यहां पे ये भी आपको याद रखना है कि उसमें कितना % इंटरेस्ट लगता है, ये मैंने आपको वहां पे अच्छे से किसान क्रेडिट जो कार्ड स्कीम है वहां पे समझा दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे बात करें 15 लाख करोड़ टारगेट सेट फॉर द ईयर 2020-21। तो यहां पे एग्रीकल्चर है उसके लिए कितने खर्च करने हैं 15 लाख करोड़ का टारगेट रखा गया है। ठीक है, इसमें पीएम किसान बेनिफिशियरी टू बी कवर्ड अंडर द केसीसी स्कीम। और जो पीएम किसान योजना है उसको डिटेल से पढ़ना है आपको, क्योंकि ये किसानों के लिए जो स्कीम्स है इसी में से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पहले जो आपका आईबीपीएस एसओ का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा जा चुका है आपके केसीसी के बारे में। केसीसी और जो भी आपके स्कीम्स हैं, जो भी आपकी स्कीम्स हैं फार्मर से रिलेटेड, उसमें जो इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, उसका जो टाइम पीरियड है, लोन है, रीपेमेंट करने का टाइम है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके काफी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नाबार्ड रीफाइनेंस स्कीम टू बी फ्यूचर एक्सपेंडेड। ठीक है, और जो आपके नाबार्ड की रीफाइनेंस स्कीम है उनके भी जो खर्चे हैं उनका भी जो एक्सपेंडेड है वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ब्लू इकोनॉमी। देखिए जो भी आपके रिवोल्यूशंस हैं उनको आपको क्लियरली याद कर लेना है। ठीक है, बिकॉज अगर सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपकी जो रिवोल्यूशंस हैं, वेरियस काइंड की रिवोल्यूशंस हैं, उनमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको याद रखना है कि आपका जो ब्लू रिवोल्यूशन है वो किसके लिए है, आपके फिश प्रोडक्शन के लिए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका 2018-19 का जो पेपर हुआ मेंस का आईबीपीएस एसओ मेंस में आपके सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो फिशरीज से पूछे गए हैं।
तो फिश जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए जो आपका रिवोल्यूशन रेस्पॉन्सिबल है वो है आपका ब्लू रिवोल्यूशन। ब्लू रिवोल्यूशन जिसमें फिश और जो मेराइन प्रोडक्ट्स हैं, फिश हैं या मेराइन प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में फोकस किया गया है। तो यहां पे बात करने वाले हैं आपका कि आपका जो फिश इकोनॉमी है उसकी क्या पोजीशन है। ठीक है, तो यहां पे बात करें 1 लाख करोड़ फिशरीज इज एक्सपोर्ट टू बी अचीव्ड बाई 2024 टू 25। यहां पे जो आपका 2024-25 है उसमें आपका 1 लाख करोड़ जो फिशरीज एक्सपोर्ट है वो अचीव करने का टारगेट रखा गया है। ठीक है, यानी कि जो फिशरीज हैं उसमें एक्सपोर्ट का जो टारगेट रखा गया है वो कितना रखा गया है, 1 लाख करोड़। यानी जो भी फिश हैं उनको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी आप फिश हैं उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस एक्सपोर्ट का जो एक्सपेक्टेड या जो आने वाले जो ईयर हैं उनमें बढ़ा के आपका टर्नओवर कितना करना है, 1 लाख करोड़। ठीक है, इसमें बात करें दूसरा पॉइंट है यहां पे 200 लाख टन फिश प्रोडक्शन टारगेट बाई 2022 टू 23। और इसमें जो फिश का प्रोडक्शन है, फिश का जो प्रोडक्शन है वो कितना रखा गया है कि प्रोडक्शन को बढ़ा के 200 लाख टन, 200 लाख टन इसमें प्रोडक्शन का जो टारगेट है वो रखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से 3477 सागर मिट्रास एंड 500 फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन टू बी इन्वॉल्व यूथ इन द फिशरीज एक्सटेंशन। और इसमें जो इन्वॉल्व किया गया है जिसमें लगभग 3477 क्या है आपकी सागर मित्रास हैं और 500 जो फिश फार्मर प्रोड्यूसर हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व किया गया है ताकि फिश जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही ग्रोविंग ऑफ एल्गी, सीवीड एंड केज कल्चर टू बी प्रमोटेड। इसके साथ साथ ही जो आपके एल्गी है जिनको आपका जो फिश है वो यूटिलाइज करता है, सीवीड है, केज कल्चर है, इनको भी प्रमोट किया गया है ताकि आपका जो फिश प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ब्लू रिवोल्यूशन में आपके ये सारे टारगेट्स अचीव करने के टारगेट रखे गए हैं ताकि इंडिया में फिश प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसान रेल टू सेटअप बाय इंडियन रेलवे थ्रू ट्रिपल-P। अब देखिए किसान जो रेल है उसको सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट ने ट्रिपल-P जो कंसेप्ट है उसका सहारा लिया है। ठीक है, अब ये ट्रिपल-P क्या है देखिए, ये है आपका पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप। यानी कि पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप के कंसेप्ट के साथ किसान रेल यानी किसानों के लिए जो रेल व्यवस्था है जिसमें जो कोल्ड सप्लाई है उस चेन को बनाए रखा जा सके, जिसमें उनकी जो पेरिसेबल कमोडिटीज हैं, जिसमें बात करें आपका मीट है, मिल्क है, फिश है, इनका ट्रांसपोर्ट नेशनल लेवल पे किया जा सके। या फिर आप बात करें जो आपके रेलवे हैं उसमें जो रेफ्रिजरेटेड कोच हैं उनकी व्यवस्था की जाए ताकि किसान जो है अपने माल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजीली कर सके। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिपल-P ये कंसेप्ट भी याद रखेंगे कि आपका जो ट्रिपल-P है उसमें कौन कौन से P का मतलब क्या है, आपका पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। टू बिल्ड द सीमलेस नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन फॉर पेरिसेबल जो कमोडिटीज हैं, पेरिसेबल में हमेशा क्या आते हैं, मिल्क है, मीट है, फिश है और इसके साथ में आपके फ्रूट भी आते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल भी आपकी किस प्रकार की कमोडिटी है, पेरिसेबल इन नेचर। देखिए इकोनॉमिक्स में आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा या जो आपके गुड्स हैं उनके टाइप्स पढ़े होंगे, तो वहां पे दो टर्म आते हैं, एक आता है ड्यूरेबल गुड्स और दूसरा आता है आपका पेरिसेबल गुड्स। तो पेरिसेबल का मतलब होता है कि जिनको अगर टाइमली कंज्यूम नहीं किया जा सके या नहीं किया
जाए तो वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में बात करें तो उनकी स्टोरेज लाइफ बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे आपका जो किसान रेल है वो इंडियन रेलवे के थ्रू आपका ये जो कंसेप्ट है 3PA है, पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप के कंसेप्ट के साथ सेटअप किया जाना है, जिससे आपके इन कमोडिटीज को सप्लाई कर सके, ताकि उनको जो इनके जो खराब होने से जो फार्मर को लॉस होता है उसको सुधारा जा सके। ठीक है, इसके साथ ही एक्सप्रेस एंड फ्रेट ट्रेन्स टू बी हैव रेफ्रिजरेटेड कोच, और इन कोच जो है ये जो आपके रेलवे कोच हैं इनमें रेफ्रिजरेटेड कोच की व्यवस्था की जाए, ताकि जिन कमोडिटीज को लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जिसमें आपका मीट, मिल्क और फिश हैं, इनको टाइमली और बिना खराब हुए सप्लाई किया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका कृषि उद्यान टू बी लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, इसमें क्या क्या कवर किया गया है कि आपका जो कृषि उड़ान टू बी अचीव्ड बाय द कृषि उड़ान टू बी लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। आपका जो नेशनल और इंटरनेशनल जो रूट्स हैं उनके थ्रू एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज हैं उनको, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको ऐसे एरिया में भेजा जा सके जहां पे उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इसमें इंटरनेशनल और नेशनल जो रूट्स हैं उन दोनों को कवर्ड किया गया है। ठीक है, तो यहां पे बात करें आपका जो कृषि उड़ान है, ठीक है, ये उड़ान है ना, कृषि उड़ान है वो आपका लॉन्च किया गया है, और इसके अंतर्गत आपके इंटरनेशनल और नेशनल रूट को कवर किया गया है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स टू रियलाइज इंप्रूव वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर एग्री प्रोडक्ट्स, ताकि उन प्रोड्यूस को उन तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए कृषि उड़ान मिनिस्ट्री ऑफ ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। देखिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जिसको अपन IFS बोलते हैं, इसका कंसेप्ट इसका किस प्रकार से है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो फार्मर है वो क्या करते हैं, वो आपकी मोनोकल्चर करते हैं, या फिर आप बात करें आपका जो सोल क्रॉपिंग है वो करते हैं। तो इंटीग्रेटेड जो फार्मिंग सिस्टम है इसके अंतर्गत आपका मल्टी टीयर क्रॉपिंग को प्रमोट करना है। मल्टी टीयर का मतलब है कि किसान एक ही क्रॉप पे डिपेंड ना होके अलग अलग एंटरप्राइजेज हैं उनको डेवलप करें, तो इससे आपका नेशनल इकोनॉमी भी सुधर सके। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इज रेनफेड एरिया टू बी एक्सपेंडेड, मल्टी क्रॉपिंग लाइक बी कीपिंग, सोलर पंप, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन इन नॉन क्रॉपिंग सीजन टू बी एडेड। और इसके लिए आपका मल्टी टीयर जो क्रॉपिंग है, मल्टी टीयर क्रॉपिंग है, इसके साथ साथ ही आपका जो बी कीपिंग है, सोलर पंप्स हैं, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन इन नॉन क्रॉपिंग सीजन्स टू बी एडेड। जो आपका कुसुम योजना है, कुसुम योजना के अंतर्गत जो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन किया जाता है, और सोलर एनर्जी को प्रोडक्शन करने वाले जो फार्मर्स जिनकी ऐसी लैंड है जहां पे प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ग्रो नहीं किया जा सकता, तो उन यूनिट्स पे वो क्या कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं और उस सोलर एनर्जी को वो गवर्नमेंट को बेच सकते हैं। इसके साथ ही मल्टी टीयर जो क्रॉपिंग सिस्टम है, ठीक है, मल्टी टायर जो क्रॉपिंग सिस्टम है, इसके अंतर्गत सभी क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करते हुए, देखिए दो कंसेप्ट होते हैं आपके, एक तो स्पेशलाइज्ड होता है। इंडिया में मोस्टली जो प्रोग्रेसिव फार्मर है वो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग करते हैं। देखिए इस कंसेप्ट को समझेंगे आप, दो प्रकार के कंसेप्ट हैं, एक है आपका स्पेशलाइज्ड और दूसरा है आपका डाइवर्सिफाइड। इसमें कौन से में कितना बेनिफिट है या किस प्रकार से बेनिफिट होता है उसको अपन समझते हैं। देखिए यहां पे बात करें आपका, यह है आपका स्पेशलाइज्ड फार्मिंग और यह है आपका डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। अब आप खुद फाइंड आउट करेंगे कि आपका कौन सा बेनिफिशियल है। तो मोस्ट ऑफ द जो इंडिया के फार्मर है वो क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग करते हैं। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग का मतलब है कि जो भी उसके पास लैंड होल्डिंग है उसका मोर देन 50%, जो भी इसके पास लैंड होल्डिंग है उस
लैंड का मोर देन 50% वो एक ही एंटरप्राइजेज करता है या एक ही एंटरप्राइजेज चलाने में उसका यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे शुगर केन है, ठीक है, या फिर आपका जो कॉटन है, पोटैटो है। तो इस प्रकार के कंसेप्ट में क्या होता है कि फार्मर के पास में जितनी लैंड होल्डिंग है, फार्मर के पास में जितनी लैंड होल्डिंग है, वो अपनी लैंड पे जो उसका एरिया है उस पे मोर देन 50% एक ही एंटरप्राइजेज यानी कि एग्रीकल्चर कर रहा है। तो क्रॉपिंग के रूप में उसमें शुगर केन, कॉटन या पोटैटो जो भी कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करता है, ठीक है। तो देखिए इसमें रिस्क भी ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा है। मान लीजिए कि किसी कारण से आपका जो शुगर केन जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें अगर डिक्लाइन हो जाता है तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो उसको कम दाम में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के दूसरा अपन बात करेंगे, यहां पे अगर ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। और डाइवर्सिफाई में क्या होता है कि फार्मर जो है वो एक एंटरप्राइजेज में विश्वास नहीं करता है, वो इस प्रकार अपनी लैंड को प्लॉट्स में डिवाइड करता है और इसमें वो सभी क्रॉप्स ग्रो करता है जो लोकली डिमांडेबल होती है या लोकली उनकी डिमांड होती है। साथ ही यहां क्रॉप्स के साथ साथ वो अलग अलग एंटरप्राइजेज भी, इसमें आपका वो क्रॉपिंग कर रहा है, इसमें आपका लाइव स्टॉक कर रहा है, इसमें आपका फिशरीज वगैरह एक्वाकल्चर जो भी है वो करता है। तो इससे क्या है कि जो भी एंटरप्राइजेज हैं उस पर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है, ठीक है। यानी कि क्रॉप जो डैमेज होने के जो चांसेस हैं या जो क्रॉप डैमेज होने पे जो लॉस है उसका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार से जो फार्मर है मल्टी टियर क्रॉपिंग, एक से ज्यादा क्रॉप सेलेक्ट करना और इसके साथ ही वो एक से ज्यादा एंटरप्राइजेज भी सिलेक्ट कर सकता है ताकि उसके रिस्क को कम किया जा सके। तो इस प्रकार से ये कंसेप्ट यूज किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पीएम कुसुम। जो पीएम कुसुम है लास्ट ईयर भी आपके 2019 है उस एग्जाम में भी 2019 का जो एग्जाम हुआ उसमें भी पीएम कुसुम से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। पीएम कुसुम योजना जो है उसमें जो सोलर एनर्जी है उसका डेवलपमेंट करना या सोलर जो पंप सेट हैं वो बढ़ाए जाने के लिए फार्मर को प्रमोट किया गया है, ठीक है। तो इसमें पीएम कुसुम है इसको और क्या कर दिया गया है, एक्सपेंडेड कर दिया गया है। इसका जो बजट है उसमें प्रावधान रखा गया है और इसके अंतर्गत क्या किया गया है, देखिए 20 लाख फार्मर्स टू बी असिस्ट टू द सेटिंग ऑफ स्टैंड अलोन सोलर पंप्स। तो इसके अंतर्गत 20 लाख जो फार्मर्स हैं उनको सोलर जो पंप्स हैं वो सेटअप करने का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा अनोदर 15 लाख फार्मर्स टू बी असिस्ट टू सोलराइज देयर ग्रिड कनेक्टेड पंप सेट। और इनके 15 लाख जो फार्मर हैं इनके जो सोलर पंप्स हैं उनको आपका जो ग्रिड है उससे कनेक्ट करने की व्यवस्था की गई है। स्कीम टू अनेबल फार्मर्स टू सेटअप सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑन देयर फैलो बारान लैंड टू बी सेल इनटू द ग्रिड। इसके साथ ही ऐसे फार्मर जिनके पास में प्रोडक्टिव लैंड नहीं है, इसके साथ ही कि प्रोडक्शन लैंड नहीं है तो उस कंडीशन में अपनी जो फैलो लैंड है या जो बारानी लैंड है उस पे सोलर ग्रिड है वो सेटअप करने के लिए भी गवर्नमेंट उसको सब्सिडी प्रमोट करेगी, सब्सिडी उसको अवेलेबल करवाएगी। इसके अलावा जो आपका पीएम कुसुम योजना है इसका डिटेल मैंने आपको जो सेपरेट वीडियो है उसमें बता दिया है कि पीएम कुसुम योजना क्या है और इसके अंतर्गत जो सोलर एनर्जी है उसको किस प्रकार से फार्मर यूटिलाइज कर सकता है अपने लिए और बची हुई जो सोलर एनर्जी है उसको वो गवर्नमेंट को बेच भी सकता है। इसके साथ ही उसमें ऐसी व्यवस्था भी रखी गई है कि कोई फार्मर जिसके पास में प्रोडक्टिव लैंड नहीं है तो वो उस लैंड में जो सोलर एनर्जी पावर अब ग्रिड है उसको सेटअप कर सकता है और वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा उसका वो सेल भी कर सकता है, गवर्नमेंट को वो बेच भी सकता है।
तो ये आपका इसमें बढ़ा के किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विलेज स्टोरेज स्कीम। देखिए यहां पे बात करें आपका, जैसा कि आपका जो किसान बिल 2020 है उसमें भी काफी इसके जो इश्यू है सामने आए हैं, जिसमें फार्मर्स को स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट का एक अलग ही एजेंडा है, और इसमें जो आपके गवर्नमेंट स्टोरेज कंडीशन है उसको प्रमोट करने पे फोकस किया गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो आपके एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं उनका जो पेरिशेबिलिटी है उसको खत्म करने के लिए, या जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है उसको कम करने के लिए फार्मर को स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इसमें गवर्नमेंट जो है फार्मर को सपोर्ट कर रही है। साथ ही आपका जो नाबार्ड है या जो वेयर हाउसेज हैं, एफसीआई है, ये भी इसमें कंट्रीब्यूशन दे रही है ताकि स्टोरेज फैसिलिटी को बढ़ाया जा सके। देखिए मोस्ट ऑफ दी जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं, मोस्ट ऑफ दी एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज हैं उनका नेचर कैसा होता है, पेरिशेबल। ठीक है, पेरिशेबल का मतलब है कि वो इम्प्रॉपर स्टोरेज होने के कारण वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। और यहां पे अगर अपन एवरेज बात करते हैं, आपका एवरेज बात करें तो आपका एग्रीकल्चर कमोडिटीज का 20 से 40% जो है वो ड्यू टू इम्प्रॉपर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और लेक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, इतना परसेंट क्या हो जाता है आपका लॉस हो जाता है, और उस लॉस को बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए कि इंडिया की जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जो भी कमोडिटीज हैं, उनका लॉस ना हो, इसके लिए विलेज स्टोरेज स्कीम का जिक्र किया गया है। या इस स्कीम के अंतर्गत जो आपके रूरल एरिया है उसमें स्टोरेज के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पे फोकस किया गया है ताकि स्टोरेज फैसिलिटी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, सॉइल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू बी प्रोवाइड फार्मर्स ए गुड होल्डिंग कैपेसिटी एंड रिड्यूस देयर लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, SHGS हैं, वो फार्मर को उसको प्रोड्यूस को स्टोरेज करने के लिए या उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए प्रमोट कर रहा है ताकि वो उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट को बढ़ा सके, कम कर सके। ठीक है, इसमें वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप टू रिगेन देयर पोजीशन एज धन्या लक्ष्मी। ठीक है, इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और आपकी जो वुमेन्स हैं, इसमें उसको धन्य लक्ष्मी के नाम से पोजीशन इनकी बनी रहे। नाबार्ड टू मैप द जियो टैगिंग एग्रीकल्चर एग्री वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज रिफर वन फैसिलिटी ETC। और इसके साथ ही नाबार्ड जो है उसमें कई सारी जो टेक्नोलॉजीज है जिसमें जियो टैग हैं, एग्री वेयर हाउस हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं, रेफर वैन है फैसिलिटी, इन सभी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है या ये सभी सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा है। वाइबिलिटी गेव फंडिंग टू सेटिंग ए सच इफिशिएंट वेयर हाउस एट द ब्लॉक एंड तालुक लेवल। और इस फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए जो आपका नाबार्ड है वो वेयर हाउस सेटअप कर रहा है ब्लॉक लेवल पे या तहसील लेवल की बात करें तो वहां पे इस प्रकार के जो फैसिलिटी है वो प्रमोट करने के लिए आपका नाबार्ड हेल्प कर रहा है ताकि फार्मर्स को प्रॉपरली स्टोरेज कंडीशन मिल सके, वो अपने जो भी प्रोड्यूस है उसको स्टोरेज कर सके ताकि उसका जो होने वाला लॉस है, और जैसा कि मैंने बताया आपको कि ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी और लेकिंग ऑफ स्टोरेज कंडीशंस जो है प्रोडक्शन का 20 to 40% क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक के अंतर्गत आपका 2025 तक आपका जो डबलिंग कंसेप्ट है उसके अंतर्गत आपके मिल्क प्रोसेसिंग को भी लाना है। तो डबलिंग ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी बाय 2025 तक आपका जो मिल्क प्रोसेसिंग सेक्टर है उसमें भी डबलिंग करनी है। ठीक है, इसके साथ ही यहां पे आप एक चीज और नोट डाउन करेंगे और उसको पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको लाइव स्टॉक सेंसस
लाइव स्टॉक सेंसस, और ये सेंसस है आपकी 20वीं, जो आपकी 2019 के डेटा हैं। आपकी जो लाइव स्टॉक सेंसस है उसका यहां पे कौन सी लाइव स्टॉक सेंसस है, ये 20वीं है, तो 19 में कंडक्ट की गई है। इसके डेटा भी आपको याद करने पड़ेंगे कि इसमें टोटल आपका जो लाइव स्टॉक है वो कितना है, कितना परसेंट उसमें क्या हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है, और पर्टिकुलरली कौन सा डोमेस्टिक एनिमल्स कितना प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, इसका आप जो वीडियो आपका लाइव स्टॉक सेंसस है वहां पे देख सकते हैं, और आगे के जो आने वाले स्लाइड्स हैं उसमें अपन कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका फूड ग्रेन प्रोडक्शन। देखिए, फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन है आपको एग्रीकल्चर के और आपके जो हॉर्टिकल्चर के जो डेटा है उनको आपको अच्छे से क्लियर करना है, बिकॉज आपके 2018 में पूछा भी गया है हॉर्टिकल्चर के डेटा में से, और आपका जो फूड ग्रेन के डेटा है उनमें से पूछा गया है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स ये तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि फूड ग्रेन में कौन कौन सी क्रॉप्स को इंक्लूड करते हैं। आई होप ये तो आपको बताना जरूरी भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको ये आइडिया होना चाहिए कि फूड ग्रेन है उसमें कौन कौन सी क्रॉप इंक्लूड होती है। तो यहां पे आप बात करें, एक तो सीरियल्स होती हैं और दूसरा आपके पल्सेस। ये कभी भी गलती नहीं करेंगे, ऑयल सीड क्रॉप्स हैं उनको फूड ग्रेन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे फूड ग्रेन का मतलब होता है सीरियल्स और पल्सेस। ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके आईबीपीएस एसओ 2014 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट इन द फूड ग्रेन क्रॉप्स, और उसमें आपका जो सोयाबीन है, और आप सबको पता है कि सोयाबीन पल्सेस में नहीं आता है, वो किस में आता है, आपके ऑयल सीड में। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए, ड्यूरिंग 2019-20 टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी अबाउट 295.6 मिलियन टन्स। ये आपका डेटा आपको याद रखना है, यानी टोटल जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो कितना है, लगभग 295.6 मिलियन टन्स। जो आपका कितना परसेंट बढ़ा है ये भी याद रखना है कि इसमें जो प्रीवियस ईयर्स हैं उसमें लगभग 3.5% की वृद्धि हुई है, और वो बढ़ के कितना हो गया है, 295.6 मिलियन टन। इसके साथ ही आपके 2016 आईबीपीएस एसओ मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि इस साल सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो किस कमोडिटी का या किस फूड ग्रेन क्रॉप्स का हुआ है। तो यहां पे याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में राइस का है। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है किसका है, राइस का है। ठीक है, देखिए, राइस प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज मार्जिनली बाई 1.25 to 117.9 मिलियन टन्स, वाइल वीट प्रोडक्शन। अब देखिए यहां पे बात करें कि आपका जो राइस प्रोडक्शन है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, 1.25% वृद्धि हुई है, और यह बढ़ के कितना हो गया है आपका 117.94 मिलियन टन। ठीक है, जबकि यहां पे आपका जो वृद्धि हुई है कितनी हुई है, 1.25, while wheat production is estimated to increase 3.4%, जबकि wheat है वो इसी पीरियड में आपका कितना परसेंट बढ़ा है, 3.4%। तो ये भी आप याद रखेंगे। प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड कोर्स सीरियल आल्सो इंक्रीज इन 2019-20 और इन द प्रीवियस ईयर। और इसके साथ ही आपका जो फूड ग्रेन में जो पल्सेस हैं और कोर्स सीरियल्स हैं उनमें भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। A good monsoon season was the major contributing factor for the overall good farm productivity 2019-20। तो आपको इस प्रकार से जो फूड ग्रेन के डेटा हैं उनको भी क्लियरली
याद रखना है कि आपका जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो कितना परसेंट बढ़ा है और कौन सी कमोडिटी में कितना परसेंट इंक्रीजमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स। देखिए कॉमर्शियल क्रॉप्स की बात करें, आपका कॉमर्शियल जो क्रॉप्स हैं उसमें आपके जो कॉटन है, ठीक है, सुगर केन है, ये सारी क्रॉप्स या ऑयल सीड क्रॉप्स हैं वो आती है। तो यहां पे बात कर रहे हैं कि आपका जो कॉटन है इसके प्रोडक्शन में क्या चेंजेस नोट किया गया है उसको देखते हैं। ड्यूरिंग 2019-20 प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इंक्रीज बाई 25%। यहां पे आप याद रखेंगे कि आपका कॉटन प्रोडक्शन में कितना वृद्धि हुआ है, 25%, एज द अगेंस्ट फॉल 12.5 इन द प्रीवियस ईयर। जो पिछले वर्ष या जो पिछले जो डेटा हैं उनमें इसका 12.5% क्या था, डिक्लाइन था। यानी पिछले जो डेटा है, पिछले ईयर के जो डेटा है उसमें 12.5% क्या हुआ था, इसकी उपज में कमी हुई थी, जबकि 2019-20 में ये 25% इसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है। इसी प्रकार से प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड हैव रिकॉर्डेड 3.71% राइज ड्यूरिंग 2019-20 while production of sugarcane declined by the 10.51%। यहां पे बात की जा रही है कि ऑयल सीड का जो प्रोडक्शन है उसमें लगभग 3.71% क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, जबकि आपके सुगर केन में 10.5% तक क्या हुई है, कमी आई है। यानी शुगर केन का जो प्रोडक्शन है उसमें 10% कमी आई है, जबकि आपका ऑयल सीड का प्रोडक्शन है वो लगभग 3.5% क्या हुआ है, बढ़ा है। तो ये आपके डेटा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। देखिए आप सभी को पता है कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन और इंडिया में जो कंपैरिजन अगर किया जाए आपके हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज का और एग्रीकल्चर कमोडिटीज का, तो बेटर आपका हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस ही रहेगा। इसके पीछे एक रीजन है, बिकॉज आपके हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है वो आपकी पर यूनिट एरिया की अगर हम बात करें तो उसमें ज्यादा प्रोडक्शन होता है। दूसरा उनकी जो वैल्यू है वो भी आपके एग्रीकल्चर कमोडिटी एग्रोनॉमी कम्युनिटी है उनसे ज्यादा होती है। ठीक है, और इसके साथ ही आप सभी को पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो आपके फ्रूट और वेजिटेबल्स में सेकंड पोजीशन पे है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन आपके फ्रूट एंड वेजिटेबल कंडीशन। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में किस प्रकार से चेंजेस हुआ है, किस प्रकार से ग्रोथ है वो बढ़ी है। तो यहां पे बात करें आपका लगातार जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनमें प्रोडक्शन भी बढ़ा है, इसके साथ ही उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें भी इंक्रीजमेंट नोट किया गया है। देखिए बात करते हैं यहां पे हॉर्टिकल्चर में क्या चेंजेस आए हैं। टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इन 2019-20 जो आपका 2019-20 का, अब देखिए यहां पे जो डेटा दिखाए गए हैं वो आपके नाबार्ड रिपोर्ट के अनुसार है, तो यही डेटा आपके एग्जाम में राइट माने जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे बात करें आपका 2019-20 का जो फर्स्ट एस्टिमेटेड एडवांस एस्टिमेटेड था उसमें यह एक्सपेक्ट किया गया है कि आपका 0.84% जो है वो ज्यादा होगा। यानी कि 19-20 का जो प्रोडक्शन है जो फर्स्ट एस्टिमेटेड है उसमें जो वृद्धि है वो कितने परसेंट की होगी, 0.84 प्रोडक्शन की। Fruit production is expected to be lower by the 2.27 while the production of vegetable may rise 2.64 during the 2019-20 over the level of previous year। यहां पे जो एक्सपेक्टेड किया गया है वो आपके पिछले साल के जो डेटा है उनसे लगभग 2.27% क्या है, डिक्लाइन है फ्रूट्स का, जबकि यहां पे वेजिटेबल जो है उसका 2.64 ज्यादा है लास्ट ईयर से। तो ये आपको डेटा ये शो करते हैं कि आपका फ्रूट प्रोडक्शन है वो घटा है
और आपका वेजिटेबल प्रोडक्शन बढ़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज। देखिए फार्मर्स की जो इनकम है, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो फार्मर इनकम डबलिंग कंसेप्ट है, 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करने का कंसेप्ट है, तो उसमें आपके एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज सेक्टर को काफी इंपॉर्टेंट माना गया है। या जो फार्मर की इनकम है, इनकम बढ़ाए जाने में या फार्मर की जो इनकम है उसको डबल करने में जो आपके फार्मर्स हैं उनका एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज सेक्टर है वो काफी सिग्निफिकेंटली रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए इन दोनों सेक्टर्स पे काफी वृद्धि करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो इस सेक्टर के जो डेटा है उनको देखें। मिल्क प्रोडक्शन हैज बी एनुअलाइज्ड ग्रोथ ऑफ 6.12 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2012-13 टू 2018-19। तो इसी चीज को देखते हुए कि लगातार आपके जो 2012-13 से लेके आपका जो 2018-19 का जो पीरियड है उसमें लगातार मिल्क प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया गया है, या उसकी जो एनुअल रेट है ग्रोथ वो आपकी 6.12% रिकॉर्ड की गई है। यानी कि लगातार जो है मिल्क प्रोडक्शन प्रत्येक ईयर जो है एनुअली कितना बढ़ रहा है, 6% के लगभग बढ़ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से फिश प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2009-10 टू 2018-19 इंक्रीज एज द CAGR रेट वो है आपकी 6.11%। इसके साथ ही आपका जो फिश प्रोडक्शन है 2009-10 से लेके 2018-19 तक, तो उसका भी एनुअली जो रेट है वो 6% के लगभग ही है। तो यहां अगर सीधे सिंपल वर्ड्स में बात की जाए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मिल्क प्रोडक्शन है और जो फिश प्रोडक्शन है उसका एनुअली जो ग्रोथ रेट है वो 6 के लगभग देखा गया है। ठीक है, इसके साथ ही देयर हैज बीन ए शिफ्ट इन द कंजप्शन पैटर्न इन द कंट्री विद द increase in income and animal husbandry and fisheries contributing almost 1/3 of agriculture gross value added, providing a better scope to marketing, price realization and these activities। इसके साथ ही लगातार जो आपका ग्रोस वैल्यू एडेड जो प्रोड्यूस है उसमें भी काफी ज्यादा मात्रा में कंट्रीब्यूशन देखा गया है कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में मेनली फिशरीज और आपके एनिमल हस्बेंड्री की जो इनकम है वो बड़ी है। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वैल्यू एडिशन इन डेयरी सेक्टर गोल एम टू डबल द कंट्री मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी बाय 2025। इसके साथ ही जो आपका इनकम डबलिंग का कंसेप्ट है उसमें आपका जो मिल्क प्रोसेसिंग है उसकी कैपेसिटी को 2025 तक डबल करने का जो एम है वो रखा गया है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मिल्क प्रोसेसिंग है उसको प्रमोट करने के लिए 2025 तक जो इसकी कैपेसिटी है उसको डबल करने का एम रखा है। इसके साथ ही डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड विद द आउटले ऑफ 11,184 करोड़ विल एग्यूमेंट द बल्क मिल्क कूलिंग कैपेसिटी। इसके साथ ही आपके जो 11,184 है, ये पॉइंट नहीं है, ये क्या है आपके 11,184 करोड़ आपकी जो बल्क मिल्क कूलिंग है जिसको अपन BMC बोलते हैं। तो मिल्क प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए जो आपका DIDF है, डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड है, उन्होंने 11,184 करोड़ है वो आपके BMC सेटअप करने के लिए या BMC की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने के लिए जो आपकी 140 लाख लीटर पर डे है, 140 लाख पर डे एंड ड्राइंग कैपेसिटी 210 मैट्रिक टन पर डे करने के लिए रिलीज किया गया है। तो ये आपका जो बजट है, ये जो आपके रुपीज है वो किसके लिए हैं कि आपका 140 लाख लीटर पर डे आप दूध को क्या कर सके, ठंडा कर सके, किसमें, BMC में, और इसके साथ ही उसको 200 मैट्रिक टन पर डे सुखाया
जा सके। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यानी प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए, प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करने के लिए यह प्रावधान रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। देखिए जितना भी एक्सपोर्ट जो किया जा रहा है, जितना भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जैसे कि आपके आईबीपीएस एसओ में पूछा भी गया है कि इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी कमोडिटी का एक्सपोर्ट अपन करते हैं। ठीक है, तो इस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो यहां पे अगर देखा जाए, एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अकाउंट ऑफ अबाउट 13% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया इन द रिसेंट ईयर। तो जितना ज्यादा या जितनी मात्रा में इंडिया एक्सपोर्ट करता है, जिस भी चीज का एक्सपोर्ट करता है, उसमें एग्रीकल्चर कमोडिटीज का या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का 13% योगदान देखा गया है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ड्यूरिंग 2019-20 वॉज अबाउट 2,71 करोड़। ठीक है, आपके 2,71,000 करोड़ रुपए जो आपको किससे मिले हैं? एग्रीकल्चर कमोडिटीज से। एंड दिस बीन राइजिंग ए CAGR rate of 4.3 ड्यूरिंग 2014 to 2019। यानी सिंपली अगर इसको समझें तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर में, साथ ही ऑल इंडिया में जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ऑल इंडिया में जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो जितना भी है उसमें लगभग 13% जो कंट्रीब्यूशन है, 13% जो कंट्रीब्यूशन है वो अकेला एग्रीकल्चर कमोडिटीज का है। और जैसा कि आपके लास्ट ईयर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया जो भी आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है कौन सी क्रॉप्स का है, वो अपन बात करेंगे। इसके साथ ही बात करें यहां पे जो इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, बात करें अपन ओवरऑल एक्सपोर्ट की, तो उसमें सबसे ज्यादा जो अर्निंग है, जैसा कि यहां पे देख पा रहे हैं आप, 2,71,000 करोड़ रुपए आप एग्रीकल्चर कमोडिटीज से प्राप्त कर रहे हैं। इसमें लगभग ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा जो अर्निंग है, सबसे ज्यादा जो आपका एक्सपोर्ट की अर्निंग है वो है आपकी बीफ की। ठीक है, यानी कि इंडिया जितना ज्यादा मात्रा में जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो सबसे ज्यादा किसको करता है? बीफ का कर रहा है। जबकि यहां पे बात एग्रीकल्चर की हो रही है कि एग्रीकल्चर का लगभग कंट्रीब्यूशन है वो केवल 13% है और इसमें लगभग 2,71,000 करोड़ रुपए की अर्निंग होती है। जो आपके 2014 से लेकर 2019 तक का अपन रिकॉर्ड देखें तो आपकी ये जो रिपोर्ट है इसके अनुसार 4.3% जो है वो इंक्रीज हुई है, या एनुअल रेट इसका कितना है? 4.3। अब बात करें, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इज द की ऑफ हाई प्राइस रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड अचीविंग डबलिंग ऑफ फार्मिंग इनकम। और जैसा कि आप सभी को पता है कि फार्मर की जो इनकम है 2022 तक डबल करनी है, तो इसके लिए आपका जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो एक की रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंट्रोड्यूस टू कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी इन 2018-19 टू डबल द लेवल ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम US 3 billion to 2018-19 to US 6 billion by 2022। और एक्सपोर्ट का जो लेवल है उसका US $30 बिलियन से बढ़ा के 2018-19 है, उससे बढ़ा के आपका 60 बिलियन है 2022 तक करने का टारगेट रखा गया है। तो ये आपका एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का जो है वो कंट्रीब्यूशन है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए, जैसा कि अपन ने बात की है कि
इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको यह भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट किसको करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट करता है इंडिया, सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो कर रहा है वो है आपके जो पोटासिक फर्टिलाइजर्स हैं, इसके अलावा जो आपके एडेबल ऑयल्स हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में काफी ज्यादा मात्रा में जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं वो ग्रो की जाती है, लेकिन फिर भी ज्यादा कंजप्शन होने के कारण इंडिया में मोस्ट ऑफ द एडेबल ऑयल है वो आपके इंपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, इंपोर्ट का मतलब होता है मंगवाना। ठीक है, यहां पे बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसमें सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो आपका 19.8% किसका है, राइस का है। तो यहां पे आप याद रखेंगे कि एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसमें जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट की जाने वाली कमोडिटी कौन सी है, आपकी राइस है। दूसरे नंबर पे है आपका मेराइन प्रोडक्ट 19.1। इसी प्रकार बात करें 10.8% क्या है, मीट, जो आपके 2018-19 का जो एक्सपोर्ट है उसके डेटा है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन, लेकिन फिर भी इंडिया आपके फ्रूट और वेजिटेबल का एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है बिकॉज उसमें आपके जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें फुलफिल उनके जो स्टैंडर्ड नहीं होने के कारण मोस्ट ऑफ द इंडिया के जो प्रोड्यूस हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए आपका इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री होने के बावजूद भी फ्रूट और वेजिटेबल्स का जो एक्सपोर्ट है वो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें जो सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी रेगुलेशंस हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाने के कारण आपका जो इंडिया है उसके जो फ्रूट और वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट नहीं हो सकते। यानी कि आपका जो सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी रेगुलेशंस हैं वो एक्ट बनाए गए हैं जो बैरियर का काम करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही बात करें आपका जो प्रोसेसिंग सेक्टर है, प्रोसेसिंग सेक्टर भी काफी पिछड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूएसए में लगभग 80% जो टोटल फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन है उनको प्रोसेसिंग किया जाता है, लेकिन इंडिया में लगभग 2% के समथिंग ही प्रोसेसिंग सेक्टर्स में आपका फ्रूट और वेजिटेबल को प्रोसेसिंग किया जाता है। जबकि अपन बात करें आपका जो प्रोसेसिंग सेक्टर है उसमें वैल्यू एडिशन करके आपके जो प्रोड्यूस हैं उसके मार्केट वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। यानी कि चांसेस हैं आपके जो फार्मर की जो इनकम है उसको डबलिंग करने का जो कंसेप्ट है उसमें यह भी एक की रोल प्ले कर सकता है कि अगर प्रॉपरली आपके जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं उनको पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस से बचाया जाए, इसके साथ ही उनका जो प्रोसेसिंग सेक्टर्स हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कोल्ड चेन है उसकी व्यवस्था को बढ़ाया जाए तो फार्मर की इनकम है वो डबल हो सकती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करने वाले हैं आपके जो फिशरीज सेक्टर है इंडिया में उसकी। लास्ट ईयर आपके क्वेश्चन भी पूछा गया है आईबीपीएस एसओ में। ओके, तो यहां पे बात कर रहे हैं कि आपका जो इंडिया है उसकी पोजीशन क्या है। तो यहां पे बात करें आपका जो ग्लोबल फिश प्रोडक्शन है वो है लगभग 7.7%, यानी वर्ल्ड में जितना फिश प्रोडक्शन होता है उसका लगभग 7.7% आपका इंडिया कंट्रीब्यूशन देता है। इसी के साथ में आप यहां पे याद रखेंगे कि इंडिया की पोजीशन क्या है, बिकॉज ये काफी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चंस आपके लिए हो सकता है। इसको अपन यहां पे क्लियर करते हैं। देखिए ये आपकी जो पोजीशन है थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इंडिया है वो फिश प्रोडक्शन में थर्ड पोजीशन में है, जबकि एक्वा कल्चर में यहां पे सेकंड पोजीशन है। ये आप याद रखेंगे। तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री एंड सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन एक्वा कल्चर। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक्वा कल्चर में सेकंड पोजीशन है जबकि आपका फिश प्रोडक्शन में थर्ड पोजीशन है। ठीक है, इसका अगर अपन बात करें आपका जो प्रोडक्शन है वो देखा जाए
तो यहां पे फिशरीज और एक्वाकल्चर है, फिशरीज और एक्वाकल्चर है जो आपका ग्रोथ रेट जो है वो शो कर रहा है। जहां पे बात करें 1950 1951 में ये केवल कितना था, 7.5 लाख टन, जिसको 2019 में कितना अचीव कर लिया गया है, 137 लाख टन। तो यहां पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितना परसेंट इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है। ठीक है, तो यहां पे जो 2019-20 की बात कर रहे हैं यहां पे, तो फिश जो सेक्टर है इंडिया का, उसमें काफी ज्यादा इंक्रीजमेंट रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही बात कर रहे हैं यहां पे ये सेक्टर जो मोस्ट ऑफ द पीपल है उनकी आजीविका का साधन है। आपका मोस्ट ऑफ द पीपल हैं उनकी आजीविका का साधन है। और यहां पे जैसा कि आपको दिख रहा है कि लगभग 16 मिलियन फिश जो है, और यहां पे जो फार्मर्स हैं वो प्राइमरी लेवल पे और कॉमर्शियल लेवल पे आपका फिश का प्रोडक्शन कर रहे हैं। और टोटल जो फिश प्रोडक्शन है इसमें आप देखें तो लगभग जो जीडीपी है उसमें 6.6% शेयर किसका है, आपके फिशरीज का। ठीक है, यानी इसका जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसमें लगभग 6.6 शेयर किसका है, आपके फिश प्रोडक्शन का। अब बात करते हैं अपन ग्रोथ रेट हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स की हैं, जो आपकी इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे आपको सिंपली पूछा जाता है कि जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है या इंडस्ट्रीज हैं या फिर सर्विस हैं या फिर अपन बात करें आपका जो ओवरऑल जीडीपी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है, इस कंट्रीब्यूशन की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने जो 3 ईयर्स के डेटा हैं यहाँ पे लिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो आपका 2017-18 है, उसके बाद में 18-19 और 19-20 के जो डेटा हैं और वेरियस सेक्टर यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, जो आपका ग्रोथ वैल्यू एडेड है एट बेसिक प्राइजेस, इसका कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे 6.9%। इसमें डेटा इसमें ईयर बात करें अपन 18-19 की तो यहाँ पे 6% है। और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से यहाँ पे ये घटता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसी प्रकार से बात करते हैं आपका एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर का जो है इसको यहाँ कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 5% आपका 2017-18 में था। इसी प्रकार से जो आपका 18-19 है उसमें घट के कितना हो गया, 2.4। लेकिन एग्रीकल्चर का जो आपका 19-20 है उसमें वापस से इंक्रीजमेंट भी रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही अपन बात कर रहे हैं आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है। जैसा कि आप देखते हैं कोविड-19 जो है उसका काफ़ी इम्पैक्ट इस पे आया है और इससे जो आपके सर्विसेज हैं और इंडस्ट्री है उस पर 5.9 से 4.5 होता हुआ आपका 0.8 यानी कि ये काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार से बात कर रहे हैं सर्विस की। सर्विस जो है वो 7.5 यानी कि लगातार जो है यहाँ पे डिक्रीजमेंट देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से ओवरऑल बात करते हैं। ओवरऑल की बात करें 7.2 है, 6.1 है और 4.2, ये भी आपका काफ़ी डिक्लाइन शो कर रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझेंगे कि आपका कौन सा सेक्टर जो है उसमें इंक्रीजमेंट हुआ है। तो इंक्रीजमेंट तो किसी भी सेक्टर में नहीं हुआ है, बस एक ही सेक्टर है जिसमें इंक्रीजमेंट जो है यहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो किया गया है, वो है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, इसके अलावा सभी में जो है क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे आपका जो वाटर से डेवलपमेंट है, इसका एरिया और इसमें जो नंबर ऑफ वाटर सेड हैं और इसमें जो बेनिफिटेड फैमिलीज हैं उनके नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे 2017-18 की डेटा की बात करें। 2017-18 के जो डेटा है उसमें आपके नंबर ऑफ वाटर सेड कितने हैं, 58 है। 19 जो है उसके 69 है और यहाँ पे 2020 जो है उसके 83 जो यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर सेड्स है। इसी प्रकार से एरिया जो हेक्टर्स में दे रखा है ये आपका 17-18 का है, ये 18-19 का है और ये 19-20 का है। इसी प्रकार से फैमिलीज़ की बात करते हैं तो फैमिली जो इसके अंतर्गत जो बेनिफिट हो रहे हैं इनके नंबर्स दे रखे हैं, जो आपके लगभग 17,800 आपके 17-18 के डेटा हैं, 20,700 के लगभग है आपके 18-19 के और 33,200 जो है वो फैमिलीज़ बेनिफिटेड हैं आपके वाटर स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत।
तो वाटर से डेवलपमेंट है, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो रेनफेड एरिया है उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी को बनाए रखने के लिए जो रेनफॉल का जो वाटर है, रेनफॉल जो वाटर है उसको वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा वाटर को हार्वेस्ट करके इसको एक कह सकते हैं एक साइंटिफिक मैनर में माइक्रो इरिगेशन के लिए यूज़ करना, वाटर से डेवलपमेंट करने के लिए वाटर से डेवलपमेंट करते हुए, ताकि एग्रीकल्चर के जो मोस्ट ऑफ द जो रेनफेड एरिया है वहाँ पे जो वाटर की अवेलेबिलिटी है उनको ड्राई रीजन में यूज़ किया जा सके, जिससे मेन जो चीज़ है, मेन जो आपका इसका टारगेट है वो है आपका इरीगेटेड एरिया को बढ़ाना। जो इरीगेटेड एरिया है उसको प्रमोट करने के लिए वाटरशेड के प्रोग्राम्स हैं उनका ये आपको मैंने बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो बैंक है, जो आपका एग्रीकल्चर के लिए जो क्रेडिट अवेलेबल करवाते हैं। आपके 2014 या 15 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है कौन से सेक्टर का, बैंक का है। यानी कि एग्रीकल्चर में जो केसीसी अप्रूवल होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट आपको केसीसी के बारे में मैंने उसके सेपरेट वीडियो में डिटेल से बताया है कि आपका जो केसीसी है वो फार्मर को किस प्रकार से लोन देता है, ठीक है। यहां पे सिंपली आप ये याद रखेंगे कि जो केसीसी है एक प्रकार का शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, वैलिडिटी है, वो 5 ईयर के लिए होता है। ये आप याद रखेंगे, बिकॉज जो किसान कार्ड वैलिड होता है वो 5 ईयर के लिए होता है, लेकिन इसमें जो आपको पैसा जो दिया जाता है वो 1 साल के लिए दिया जाता है। ये आप याद रखेंगे, यानी कि एवरी 5 ईयर के बाद में आपको उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो भी आपके एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो एग्रीकल्चर लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से बैंक्स का है। तो यहाँ पे देखिए, कॉमर्शियल बैंक्स की बात करें, कॉमर्शियल बैंक का जो यहाँ पे 8.3% था, इसका इंक्रीजमेंट यहाँ पे 17-18 में देखा गया है, ठीक है। थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गए, इनको आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज ये स्लाइड्स में अपन इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये आगे पीछे इस प्रकार से खिसक गए हैं। दूसरा अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो 2018-19 है उसमें जो कॉमर्शियल बैंक है उनका यहाँ पे योगदान है 12.4, तो ये आप याद रखेंगे एक। तो इसी प्रकार पब्लिक सेक्टर की बात करें तो वो आपके लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर क्रेडिट लोन देने में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो पब्लिक सेक्टर के बैंक का ही है। यानी कि एग्रीकल्चर में जो क्रेडिट लोन्स दिए जा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, आपका पब्लिक सेक्टर बैंक। इसी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है उनमें आपका 8%, यानी सबसे इनकी रैंकिंग देखें तो सबसे पहला कौन सा आ गया आपका, पब्लिक, ठीक है। दूसरा कौन सा आ गया आपका, कॉमर्शियल, और तीसरा कौन सा आपका, प्राइवेट। ये इनकी पोजीशन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है यहाँ पे कि आपके जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो लोन दिए जा रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक का है, ठीक है। चलिए, ये आपकी जो बैंकिंग रिपोर्ट है 2019 की, उसकी आरबीआई के अनुसार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें इरिगेटेड एरिया इन स्टेट एज परसेंटेज ऑफ क्रॉप्ड एरिया। अब देखिए, ऑल इंडिया में जो इरिगेशन की फैसिलिटी है वो कुछ स्टेट्स में प्रॉपरली नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन जो किस प्रकार से पूछे जाते हैं कि जो भी आपका स्टेट है, जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, या फिर अपन बात करें इसका जो क्रॉप्ड एरिया है, यहां पे सिंपली यही रहेगा आपके लिए कि आप क्रॉप्ड एरिया जो है उस क्रॉप्ड एरिया की बात करते हैं तो उसका कितना परसेंट आपका इरिगेशन के अंतर्गत है। बिकॉज आप सभी को पता है कि इरिगेशन इज ए मेजर प्रॉब्लम। इंडिया में ऑल ओवर जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो सभी जगह समान रूप से नहीं है, इसलिए जो फार्मर्स हैं उन फार्मर्स को प्रॉपरली इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होने के कारण वो अपनी मोस्ट ऑफ दी जो लैंड है उसमें कल्टीवेशन नहीं कर पाते हैं,
क्लियर। तो यहां पे अपन बात करने वाले हैं कि जो इसका क्रॉप्ड एरिया है, इसका टोटल क्रॉप्ड एरिया है, उसका कितना परसेंट एरिया यहां पे इरिगेटेड है या इरिगेशन में आ रहा है। तो इरिगेटेड एरिया इन द स्टेट एज परसेंटेज ऑफ क्रॉप्ड एरिया। तो यहां पे अगर बात करते हैं इरिगेटेड आर लेस देन 20%, यानी जितना भी आपका क्रॉप्ड एरिया है उसमें से केवल 20% ही इरिगेशन में आ रहा है। तो वो कौन कौन से स्टेट हैं जिनका मोस्ट ऑफ द एरिया इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होने के कारण अनकल्टिवेटेड है या उसमें प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो वो स्टेट हैं आपके झारखंड, आसाम, सिक्किम, मिजोरम और महाराष्ट्र। यानी टोटल ज्योग्राफिकल एरिया क्रॉप्ड एरिया है, जितना भी इनका क्रॉप्ड एरिया है उसका 20% से कम जो है इरिगेशन में आ रहा है। दूसरा अपन बात करते हैं, कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनका 25 से लेके 50% तक, यानी कि लगभग आधा क्रॉप्ड एरिया ही इरिगेशन में है। इसके एग्जाम्पल है आपके उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इसको आप नोट डाउन करेंगे यहां पे, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, गोवा, त्रिपुरा, उड़ीसा और मेघालय। तो यहां अगर देखा जाए तो जैसा कि आपको देख पा रहे हैं कि जो क्रॉप्ड एरिया है उसका 25 से 50% एरिया ही इरिगेशन के अंतर्गत आ रहा है। ये एरिया जो है वो किसका है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का नहीं है, ये किसका है, टोटल क्रॉप्ड एरिया का। यानी कि जो जितना उस स्टेट के पास में जो क्रॉप्ड एरिया है उसका 25 से लेके 50% एरिया ही इरिगेशन में आ रहा है। इसके अलावा आपका मोस्ट ऑफ द जो एरिया है वो इनइरिगेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 50 to 80% ऐसे एरिया जहां पे इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटी है और टोटल क्रॉप्ड एरिया का लगभग 50 से 80% जो एरिया है वो किसमें है, इरिगेशन में है। ऐसे आपके एरिया हैं तमिलनाडु, बिहार और वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसी प्रकार से बात करें 80 to 100% जो है आपका पांडिचेरी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब, इनका मोस्ट ऑफ द एरिया 80% से लेके 100% तक किसमें है, इरिगेशन में है। सो स्टूडेंट्स, यहां पे आपके लिए ये इंफॉर्मेशन काफी यूजफुल हो सकती है अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही अपन बात करें आपकी जो इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए जो PMKSY है, PMKSY है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसको आप अच्छे से देखेंगे। कौन सी पढ़नी है आपकी, PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है उसके कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन के साथ जो वीडियोस हैं वो आपके अवेलेबल हैं, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। साथ ही माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सब्सिडी लॉन्च की है वो सब्सिडी भी आप स्टडी करेंगे, बिकॉज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनके डेटा। और जैसा कि आपको पता है कि 2018 जो IBPS SO एग्जामिनेशन है उसमें पूछा गया कि इन हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका है और सबसे कम प्रोडक्शन किसका है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने टेबल फॉर्म में आपको बताया है कि आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्लांटेशन और स्पाइसेस हैं उनके एरिया और प्रोडक्शन की क्या पोजीशंस हैं, जो आपके नाबार्ड रिपोर्ट 2020 से ली गई है। तो यहां पे जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो 2018-19 और 19-20 के जो डेटा है उनको कर रहे हैं। देखिए यहां पे जो दिया गया है वो एरिया और प्रोडक्शन के डेटा, साथ ही जो आपके हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज हैं जिसमें आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्लांटेशन और स्पाइसेस और टोटल, ठीक है। तो यहां पे अपन देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं आपका
फ्रूट एरिया प्रोडक्शन। तो फ्रूट का एरिया जो है वो 2018-19 में 6.6 था, जो आपका बढ़ के कितना हो गया 6.7। ये भी पूछा जाता है कि इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है या डिक्रीजमेंट हुआ है। इसी प्रकार से प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, वो भी आपका क्या हुआ है, कम हुआ है। बिकॉज यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे लगभग 95.7 मिलियन टन है, जबकि यहां पे 98 था। तो आपका एरिया बढ़ा है जबकि प्रोडक्शन क्या हुआ है, कम हुआ है। ये आप याद रखेंगे। इसी प्रकार से बात करते हैं वेजिटेबल्स का। तो वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, एरिया जो है आपका इंक्रीज हुआ है और प्रोडक्शन भी इसका क्या हुआ है, इंक्रीज। तो दोनों को इस प्रकार से आप दिखा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करते हैं। देखिए प्लांटेशन क्रॉप्स हैं 3.9 और 3.9 यानी कि नो चेंज। इसी प्रकार से बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन में भी कोई चेंज नहीं किया गया है, तो इसको अपन इस प्रकार से कांस्टेंट बता सकते हैं। इसी प्रकार से बात करते हैं, आपका एरिया है स्पाइसेस का, वो क्या हुआ है, कम हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन में कोई चेंज रिकॉर्ड नहीं किया गया है। टोटल एरिया की बात करें, टोटल एरिया है आपका, उसमें क्या हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है, यहां पे आप इस प्रकार शो कर सकते हैं। और इसका जो प्रोडक्शन है वो भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अब देखिए यहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, वो ये है कि आपके सबसे ज्यादा एरिया किसका है और सबसे कम एरिया किसका है। तो पहले बात करते हैं आपका एरिया। यहां पे आप एरिया देखेंगे तो सबसे ज्यादा एरिया किसका मिलेगा आपको, सबसे ज्यादा एरिया है आपका वेजिटेबल्स का। और दूसरी चीज बात कर रहे हैं, सबसे कम एरिया किसका है, देखिए 3.9 है, 3.9 है। तो यहां पे आप जो स्पाइसेस और प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करें, वो दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये आपका यहां पे क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा जो टोटल है वो आप प्रोडक्शन और एरिया के डेटा याद कर लेंगे। क्लियर। तो यहां पे या तो कंपैरिजन पूछा जाता है कि आपका जो फ्रूट, वेजिटेबल, प्लांटेशन और स्पाइसेस क्रॉप्स में सबसे ज्यादा एरिया किसका है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका है, वो पूछा जा सकता है। अपनी एरिया की बात कर चुके हैं। इसी प्रकार से बात करें आपका प्रोडक्शन, तो देखिए प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किसका होगा, आपका वेजिटेबल्स का है, उसके बाद में किसका है, आपका फ्रूट्स का है, इसके बाद में किसका है, प्लांटेशन का है, और इसके बाद में किसका है, स्पाइसेस का। यानी सबसे कम स्पाइसेस का ही यहां पे प्रोडक्शन अवेलेबल है। सो यहां से ये डेटा आप निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका फिश प्रोडक्शन। जैसा कि अपन बात कर चुके हैं कि फिश प्रोडक्शन में आपका सेकंड पोजीशन है और एक्वा कल्चर में थर्ड पोजीशन है, ठीक है। और जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं उनकी आजीविका का जो साधन है, जो रूरल पीपल है, वो मेनली किस पे बेस्ड है, आपके फिश प्रोडक्शन पे, ठीक है। इसको अगर अपन देखते हैं तो आपका जो 1950-51 में जो टोटल फिश प्रोडक्शन है वो क्या हुआ है, 7.5 से बढ़ के क्या हुआ है, जो जैसा कि मैंने लास्ट आपको बताया वो इंक्रीज हुआ है। और मेराइन जो प्रोडक्शन है वो भी आपका काफी बड़ा है, ठीक है। बाय द टर्न ऑफ द fish production reached about 56 lakh tons when equal share of marine and inland fisheries, उसमें भी क्या हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से जो इनलैंड फिशरीज हैं उनमें बढ़ा है। फिश प्रोडक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग 2018-19 वाज 134 लाख टन्स, 134 लाख टन है, जो आपका टोटल 28% जो है वो कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से जो इनलैंड फिशरीज हैं उसका योगदान कितना है, 7.2। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका फिश का कितना योगदान है। नेक्स्ट है आपका, इन इंडिया प्रोडक्शन ऑफ फिश प्रोडक्शन हैज इंक्रीज एज फास्टर रेट
देन दैट ग्लोबल लेवल। जो 1950-51 में और 2018-19 का अगर अपन बात करते हैं तो ये इंक्रीजमेंट जो हुआ है वो आपका 9.26 टाइम, यानी इतना गुना ज़्यादा हुआ है। ठीक है, और ये चेंजेस आपके जो फिशरी सेक्टर में जो डेवलपमेंट है और फिशरी सेक्टर में जो वेरियस काइंड ऑफ स्कीम्स हैं उनके चलाए जाने से देखने को मिला है। जो आपका एस्टिमेट किया गया था उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वृद्धि नोट की गई है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो रीजन अगर अपन बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो कौन से रीजन में है, या अपन कंपैरिजन करें आपका ईस्ट और साउथ, तो यहाँ पे जो फिश प्रोडक्शन है उसका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। साउथर्न रीजन अकाउंटेड फॉर द ऑलमोस्ट हाफ ऑफ फिश प्रोडक्शन। जितना प्रोडक्शन होता है उसका आधा भाग साउथ रीजन में होता है। इसी प्रकार से ईस्ट रीजन की बात करें, 1/4 ऑफ टोटल नेशनल फिश प्रोडक्शन, यानी कि जो टोटल फिश प्रोडक्शन है, देखिए यहां पे आप समझिएगा, टोटल फिश प्रोडक्शन है उसमें से 1/2 किसका कंट्रीब्यूशन है, आपके साउथ पार्ट का, साउथ रीजन का, और यहां पे 1/4 जो है वो कंट्रीब्यूशन किसका है, आपके ईस्टर्न रीजन का। अमंग द स्टेट आंध्र प्रदेश, और इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किसका है, आपके एपी का है, आंध्र प्रदेश का है। टोटल फिश प्रोडक्शन का 27.4% किसका योगदान है, आंध्र प्रदेश का। तो यहां पे आप याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा फिश प्रोडक्शन कहां हो रहा है, आपका आंध्र प्रदेश में। एंड वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, वहां पे लगभग 14%, 13.8%, यानी कि लगभग 14% जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस प्रकार से अपन बात कर रहे हैं कि टोटल 41% जो योगदान है वो आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल का है। आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल जो है टोटल फिश प्रोडक्शन का लगभग 41% कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इन दोनों स्टेट्स के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है मेराइन फिश प्रोडक्शन हैज रिमेन्ड लिमिटेड टू 9। जो आपका मेराइन फिश प्रोडक्शन है वो क्या हुआ है, कांस्टेंट है, लिमिटेड है, 9% है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विद कोस्ट लाइन्स, द वेस्ट कोस्ट प्रोड्यूस 59% एंड ईस्ट कोस्ट प्रोड्यूस 41% प्रोडक्शन ऑफ टोटल फिश। ठीक है, गुजरात विथ 19% ऑफ टोटल मेराइन फिश प्रोडक्शन इज द leading marine fish production state, followed by Andhra Pradesh 16.4 and Tamil Nadu 13.5%। तो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है आपका जो फिश का जो प्रोडक्शन है वो गुजरात में 19%, इसके बाद में बात करते हैं आपका आंध्र प्रदेश, जो मेराइन फिश प्रोडक्शन में बात कर रहे हैं तो आपका कितना परसेंट है, 16.4 है, और तमिलनाडु में 13.5%। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये आपका जो मेराइन फिश प्रोडक्शन है उसमें भी आपके इंडिया में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका काफ़ी सिग्निफिकेंटली रोल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं उनको प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं मिलने के कारण वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, इस प्रकार के लॉसेस को कम करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने वेयर हाउस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट करने के लिए नाबार्ड है, एफसीआई है, ठीक है, या स्टेट और सेंट्रल वेयर हाउसेस जो है उनके द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए एक फंड रिलीज किया गया है। ठीक है, तो यहां पे इसको समझते हैं। इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर लैंड। इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है जिसके पास में एग्रीकल्चर लैंड है, विद द अप्रोक्सीमेटली 180 मिलियन हेक्टेयर अंडर द कल्टीवेशन, और इसका लगभग 180 मिलियन हेक्टेयर है वो किसमें है, कल्टीवेशन में है। इन 2019-20 टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज रीच टू 296 मिलियन टन्स। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये आपका फिश टोटल जो फूड प्रोडक्शन जो अपन डिस्कस कर चुके हैं,
ड्यू टू इनएडुकेट स्टोरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी हाई क्वांटिटी ऑफ फ्रूट ग्रेन्स गोज वेस्ट एवरी ईयर। लेकिन यहाँ पे प्रॉपरली स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होने के कारण मोस्ट ऑफ द जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो खराब हो जाता है। तो इस चीज़ को देखते हुए आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपका जो वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट करने के लिए कोशिश की है। देखिए बात करते हैं आगे। यहाँ पे एग्रीकल्चर वेयर हाउस कैपेसिटी हैज़ बीन इंक्रीज्ड। एग्रीकल्चर जो वेयर हाउस कैपेसिटी है हैज़ बीन इंक्रीज ओवर द ईयर्स ऑफ द 31st March 2019। The total storage capacity created was at 55 लाख टन्स, यानी कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको 855.6 लाख टन आपके 31 मार्च 2019 तक कर दिया गया है। आउट ऑफ विच 86 कवर्ड इन स्टोरेज, और ये आपका टोटल का 86% है। ठीक है। Created storage capacity is mostly concentrated in northern and central region, together accounting the 3/4 of storage capacity created। और इसमें जो स्टोरेज फैसिलिटी जो क्रिएट की गई है वो आपके टोटल जो है उसका मेनली कहाँ क्रिएट किया गया है, नॉर्थ और सेंट्रल रीजन में, जो आपका 3/4 पार्ट कवर करता है टोटल कैपेसिटी का। Therefore, construction of storage facility a scientific manager under institution like Food Corporation of India। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया की जो वैकेंसीज निकलती हैं तो उसमें जो पोस्टिंग आपको मिलती है वो सेंट्रल जो वेयर हाउस कंपनीज हैं उनमें मिलती है। इसी प्रकार से सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, CWC बोलते हैं इसको, एंड स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन इसके प्रमोशन के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ storage facility by individual is also encouraged with capital investment subsidy under the integrated scheme और agriculture marketing। और इसके लिए स्टोरेज फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए इंडिविजुअल फार्मर को भी प्रमोट किया गया है, यानी कि कोई भी फार्मर अगर स्टोरेज फैसिलिटी क्रिएट करना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट जो है एक मिनिमम जो इंटरेस्ट रेट है उस पर क्रेडिट भी अवेलेबल करवाती है और इसके साथ ही उसको कुछ सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाती है, जो अपन वेयर हाउस वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। देखिए आवास योजना है, इसके भी डेटा आपको याद रखने हैं, बिकॉज वैसे सारे डेटा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये डेटा आपके जो नाबार्ड रिपोर्ट की जो बुकलेट निकलती है उसमें भी देखे गए हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसको ग्रामीण इलाकों में सभी पीपुल को जो पक्के मकान है, ठीक है, जो सभी उसकी बेसिक जो अमेनिटीज हैं, सभी सुविधाएं हैं, उनके साथ में पक्के मकान जो है उपलब्ध करवाने के लिए 2022 तक का जो टारगेट रखा गया है उसके अंतर्गत 2 फेजों में ये काम कंप्लीट किया गया है। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण MA providing a पक्का house with the basic amenities to all household and those household living in कच्चा and dilapidated house by 2022। तो यहाँ पे जो बेसिक एमिनिटीज हैं इनके साथ में सभी को क्या अवेलेबल करवाना है, पक्के हाउस। अंडर फर्स्ट फेज, जो आपकी फर्स्ट फेज है इसका टाइम भी आपको याद रखना है 2016-17 से 2018-19। द स्कीम 1 करोड़ हाउस वर टू बी कंस्ट्रक्टेड। तो इस योजना के अंतर्गत जो पहली स्टेप है उस पहली स्टेप में लगभग 1 करोड़ घर जो है वो बनाए जाने निश्चित किए गए अंडर फर्स्ट फेज। अब इस बात करें इस फेज की, एज ऑन द 31st March of 2019 द अमाउंट ऑफ, यहां पे अमाउंट की बात करें तो वो है लगभग 21,975 करोड़ सैंक्शन किया गया। और यहां पे कितने घर, 18,000 जो है was released by NABARD to National Rural Infrastructure Development Authority NRIDA, the nodal agency identified by MORD for borrowing funds of NABARD for part funding of central share under the PMAYZ। तो यहां पे बात कर रहे हैं कि फर्स्ट फेज के लिए 21,975 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं और यहां पे लगभग
1 करोड़ हाउस बनाए जाने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, ताकि सभी जो पीपल है उनको बेसिक आवश्यकताओं के साथ, बेसिक सुख सुविधाओं के साथ में पक्के घर मिल सके। और ये टारगेट रखा गया है 2022 तक कोई भी बेघर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, फॉलोइंग फर्दर अप्रूवल ऑफ यूनियन कैबिनेट फॉर continuation of PMAY beyond March 2019 with additional target of construction of 1.95 करोड़ हाउस अंडर फेज सेकंड। और इसके साथ ही जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज में लगभग 1.95 करोड़ हाउस हैं, वो सेकंड फेज में क्रिएट करने हैं। तो यहां पे जो ये स्कीम है कंटिन्यूसली कब तक रहेगी? 2021-22 तक। एन अमाउंट ऑफ 20,000 करोड़ रुपए सेकंड फेज के लिए भी सैंक्शन किए गए हैं। ठीक है, और इसके लगभग 10,811 करोड़ है वो किसके द्वारा रिलीज किए गए हैं? आपकी नाबार्ड के द्वारा रिलीज किए गए हैं। ठीक है, द क्यूमुलेटिव सैंक्शन एंड रिलीज अंडर PMAYZ एज द 31st March 2020 शुड बी एट 41,975 करोड़ एंड 28,819 करोड़ रेस्पेक्टिवली। तो यहां पे बात कर रहे हैं कि आपका जो सैंक्शन किए गए हैं वो इस प्रकार से नाबार्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किए गए हैं। तो यहां पे मेनली फोकस किया गया है सभी ग्रामीण इलाकों को कि 2022 तक सभी ग्रामीण इलाके जहां पे जो भी बेसिक नीड्स होती है, जैसा कि आपको पता है कि जो इंदिरा आवास योजना है उसमें भी यही रखा गया था। ठीक है, और इंदिरा आवास योजना है, इसी को मॉडिफाई करके ये स्कीम आपकी लॉन्च कर दी गई है। यानी सभी सुख सुविधाएं जो बेसिक नीड्स होती है उनके साथ में सभी के पास पक्के घर होने चाहिए। इसके लिए ये 2 फेज में काम कंप्लीट करने के लिए ये बजट आपको सैंक्शन किया गया है, जिसको आप याद कर लेंगे। इसी प्रकार से बात कर रहे हैं आपका लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। देखिए, लाइव स्टॉक का ज्यादा पार्ट नहीं लेंगे बिकॉज अपन लाइव स्टॉक सेंसस कंप्लीट वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन यहां पे कुछ पॉइंट्स को देखते हुए, कुछ पॉइंट्स को फोकस करते हुए ही अपन जो है इस पे फोकस करने वाले हैं। तो यहां पे देखिए, इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूशन है, या टोटल जो लाइव स्टॉक है उसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किसका है? तो यहां आप डेटा देख के बता सकते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा गायें हैं। जो टोटल लाइव स्टॉक है उसका 34.94 यानी कि लगभग 35% क्या है आपकी गाय है। इसी प्रकार से फर्स्ट क्या हो गई आपकी? गाय हो गई। दूसरा अपन बात कर रहे हैं, दूसरा है आपकी गोट। तीसरी क्या है? बफेलो। चौथी क्या है? सीप है। इसके बाद में पिग्स और अदर्स। तो ये पोजीशन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, साथ ही लाइव स्टॉक सेंसस से आप देखेंगे कि जो लास्ट ईयर की जो या लास्ट जो सेंसस थी उससे आपकी जो 20वीं जो आपकी सेंसस है उसमें कितना परसेंट इंक्रीजमेंट हुआ है या कितना परसेंट डिक्रीजमेंट हुआ है इंडिविजुअल और ओवरऑल। तो ये आप वहां से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टोटल लाइव स्टॉक की। देखिए, कुछ डेटा है जिनको अपन एक बार कोशिश करते हैं क्लियर करने की। द टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन कितना है आपका? 535.78 मिलियंस जो आपकी इंडिया की टोटल है। और ये आपका 2012 की जो सेंसस थी उसका बढ़ा हुआ रूप है, यानी कि 4.6 क्या हुआ है, इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है। मैक्सिमम लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट जो है वो वेस्ट बंगाल में ऑब्जर्व किया गया है, और जबकि मिनिमम जो है वो आपका किसमें देखा गया है? मैक्सिमम डिक्रीमेंट यानी सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में बढ़ी है और सबसे ज्यादा कम हुई है राजस्थान में। इसी प्रकार से मैक्सिमम जो लाइव स्टॉक है सबसे ज्यादा यूपी में है, राजस्थान, एमपी, यानी कि 1 to 3rd पोजीशन है। मैक्सिमम पोल्ट्री पॉपुलेशन है इंक्रीजमेंट आसाम में रिकॉर्ड की गई है, जबकि मैक्सिमम जो डिक्लाइनमेंट है वो महाराष्ट्र में देखा गया है।
इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बात करें मैक्सिमम पोल्ट्री पॉपुलेशन, मैक्सिमम पोल्ट्री पॉपुलेशन है आपकी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। मैक्सिमम कैटल पॉपुलेशन इंक्रीज वार्ड ऑब्जर्व इन झारखंड, जबकि मैक्सिमम डिक्रीजमेंट देखा गया है उड़ीसा में। इसी प्रकार से मैक्सिमम कैटल पॉपुलेशन है वेस्ट बंगाल में, यूपी और एमपी। इस प्रकार से आप याद कर लेंगे। मैक्सिमम डिक्रीजमेंट कहां हुआ है, मैक्सिमम इंक्रीजमेंट किस में हुआ है, ये आप जो सेंसस है वहां से भी देख सकते हैं, वहां भी मैंने क्लियर करवाया है आपको। चलिए नेक्स्ट आपका मैक्सिमम बफेलो पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट जो है वो एमपी में देखा गया है, और मैक्सिमम जो डिक्रीजमेंट है वो हरियाणा में देखा गया है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की बात करें बफेलो की, वो यूपी में है, सेकंड पोजीशन राजस्थान की है और थर्ड पोजीशन गुजरात की है। इसी प्रकार से मैक्सिमम सी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, इंक्रीजमेंट तेलंगाना में देखा गया है और डिक्रीजमेंट सबसे ज्यादा देखा गया है वो यूपी में देखा गया है। इसी प्रकार से बात करते हैं आपका जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है सीप की, वो तेलंगाना है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। इसी प्रकार से जो गोट की बात करें तो गोट सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में इनकी संख्या बड़ी है, सबसे ज्यादा जो घटी है वो कहां घटी है, आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम गोट पॉपुलेशन राजस्थान में है, राजस्थान में सबसे ज्यादा किसकी पॉपुलेशन है, गोट की। उसके बाद में वेस्ट बंगाल में, थर्ड है आपका यूपी। इसी प्रकार से मैक्सिमम पिग पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट है झारखंड में, और सबसे ज्यादा डिक्रीजमेंट है वो यूपी में है। इसी प्रकार से मैक्सिमम जो पिग पॉपुलेशन है आसाम में है, झारखंड, मेघालय। मैक्सिमम कैमल प्रोडक्ट पॉपुलेशन की बात करें राजस्थान में है, सेकंड गुजरात, थर्ड आपका। इसी प्रकार से जो हॉर्सेस हैं यूपी में है, और मैक्सिमम डंकी भी कहां है, आपके राजस्थान में। इस प्रकार से आपके जो लाइव स्टॉक सेंसस हैं उसके भी डेटा यहां पे नाबार्ड स्कीम के अंतर्गत दे रखे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपका जो वीडियो था इसमें अपन ने नाबार्ड जो इंफॉर्मेशन है, नाबार्ड रिपोर्ट है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन को अपने डिस्कस किया है। आई होप आप सब इसको एंजॉय करेंगे। साथ ही ये डेटा वाला पोर्शन है, इसमें समझाने वाली जैसी कोई चीज नहीं है। डेटा आपको हमेशा याद करने होते हैं, उन सभी डेटा को मैंने यहाँ पे समराइज किया है ताकि आपको अलग अलग बुक्स से, अलग अलग वीडियोस से कंसल्ट ना करना पड़े। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो डेटा है उनको यहाँ पे मैंने अवेलेबल करवाया है। सभी एंजॉय करेंगे, और आपकी जो मेंस एग्जामिनेशन है उनमें इन डेटा को अगर आप क्रैक कर पाते हैं या इनको याद रख पाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिलने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।